कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत गुलाम कैसे हुआ, ठीक है। और भारत का गुलाम होने के पीछे करेंसी का रोल मैंने बताया था। हिस्ट्री को कल इकोनॉमी से कनेक्ट किया था। तो भारत गुलाम कैसे हुआ मैंने क्या बताया था कल, ये क्या पढ़ाया था मैंने, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो भारत का गुलाम होने के पीछे कारण उस वक्त क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये कारण कैसे था ये कल मैंने बताया था कि इंडिया में क्या हुआ उस समय, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, तो रिस्ट्रिक्शंस हटा इंडिया में। तो अगला मतलब जो ब्रिटिशर्स को परमिशन मिला यहाँ पर क्या व्यापार करने के लिए। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर व्यापार करने आया तो व्यापार यहाँ पर वो व्यापार का शुरुआत किया। तो पहले क्या हुआ यहाँ पर फॉरेन करेंसी आया, और बाद में मैंने बताया था कि बाद में जब उसका व्यापार यहाँ स्टेबल हो गया तो वो यहाँ से गेन किया क्या, इंडियन करेंसी, और वो अपने देश भेजने लगा। मतलब इंडियन करेंसी अधिक से अधिक कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन। अब उस करेंसी के माध्यम से फर्दर यहाँ पर क्या हुआ, वो अपना सेना विकसित किया, क्योंकि अब इंडियन रुपी अगला के पास है। तो इंडियन रुपी से मान लो जैसे कोई भी ब्रिटिशर मान लो बाहर से कोई आया, अब सेना में भर्ती के लिए क्या अगला को क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए। तो पैसा जब अगला को मिलेगा तो वो सेना में भर्ती होगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया में अगला का डोमिनेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इंडिया में डोमिनेंस बढ़ेगा। तो इंडिया में जो डोमिनेंस बढ़ा उसके पीछे रीजन क्या रहा? इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी। तो अब क्या है कि शॉर्ट टर्म में ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ये क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, और लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदेह होता है। तो हम डिमेरिट ऑफ ये इसमें लिखेंगे, डिमेरिट ऑफ एफडीआई में लिखेंगे। तो शॉर्ट टर्म में इनके सभी वो आया यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए वो क्या पे करेगा यहाँ? डॉलर। तो इंडिया में क्या होगा? फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा। अब उस फॉरेन करेंसी से हम अमेरिका में कुछ भी कर सकते हैं। उस फॉरेन करेंसी का माध्यम से हम अमेरिका में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा मोबाइल में नहीं डाले तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्या? इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी। जब अगला यहाँ इन्वेस्ट करेगा इंडिया में तो सिंपल सा अगला पे क्या करेगा? फॉरेन करेंसी। इंडिया में फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या होगा? बढ़ेगा। और मेरिट ऑफ एफडीआई में क्या है? एफडीआई का क्या फायदा है? देश का आर्थिक विकास। और उसका सर प्राइस कम लगेगा जो चीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे डायरेक्ट वो सामान फॉरेन से आता था तो उसमें प्राइस इसका ज्यादा लग सकता है, लेकिन यहीं पे फैक्ट्री खोलेंगे। ओके नेक्स्ट एनीबॉडी? सर उस देश का डेवलपिंग बढ़ेगा सर, डेवलपमेंट बढ़ेगा। और कोई? अब एफडीआई आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यहाँ पहले से जो कंपनी अवेलेबल है, एफडीआई आया मतलब और कंपनी का संख्या बढ़ा तो आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा, और आपस में कंपटीशन होगा तो टेक्नोलॉजी क्या होगा? टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। और ये प्राइस क्या होगा? प्राइस डिक्रीज करेगा। मतलब जितना ज्यादा दुकान खुलेगा उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, तो उतना ज्यादा प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन प्राइस ड्यू टू कंपटीशन, डिक्रीज इन प्राइस ड्यू टू कंपटीशन।
कंपटीशन में देखो तुम स्पेलिंग गलत लिख दिया COMPE कंपटीशन सही था डिक्रीज इन प्राइस ड्यू टू कंपटीशन और कंपटीशन के कारण क्या होगा गुणवत्ता में वृद्धि होगी इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा अब फॉरेन से अगर जैसे फॉरेन कंपनी का ब्रांच इंडिया में डलेगा तो फॉरेन से वहां का टेक्नोलॉजी आएगा या नहीं आएगा तो यहाँ का टेक्नोलॉजी क्या होगा इनहेंस होगा यहाँ का टेक्नोलॉजी में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तो इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी इंप्रूव इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा टेक्नोलॉजी इंप्लॉयमेंट लिख दिया है सर इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी हर किसी में काम करेगा हाँ? हर क्षेत्र में मतलब हर रीजन में काम नहीं ना करेगा सर ये सिंपल सा जैसे मान लो अभी जैसे यहाँ पर इंडिया- CYS है ठीक है हाँ। सिंपल सा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर CYS है अब यहाँ पर और भी ढेर सारा IS का इंस्टीट्यूट आ जाए ठीक है अच्छा इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिक बोर्ड मतलब वो 1.5 लाख से ऊपर फीस वाला सारा इंस्टीट्यूट जैसे जितना ALS है दृष्टि है वाजीराम है और वगैरह वगैरह सब आ जाएगा तो आपस में कंपटीशन बढ़ेगा तो सब अपना प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा और उसके बाद जैसे तो सब अपना प्रोडक्ट को बेहतर करना चाहेगा तो ऑटोमेटिक उसमें क्या है कि कोई ना कोई मात्रा में टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आएगा सिंपल बोर्ड से इलेक्ट्रिक बोर्ड लगेगा क्या बोल रहे हो सिंपल बोर्ड से इलेक्ट्रिक बोर्ड लगेगा हाँ जैसे मान लो कोई स्मार्ट बोर्ड लगाएगा कोई कुछ करेगा मतलब उसमें कुछ न कुछ उस फील्ड का जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ न कुछ क्या होगा इंप्रूवमेंट होगा अब सिंपल से जैसे फॉरेन कंपनी आएगा तो वहां का जो टेक्नोलॉजी है वो अपने टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेकर के आएगा तो उससे भी हम लोग क्या होगा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा तो ये हम लोग का कोर पॉइंट था FDI से रिलेटेड ठीक है मेरिट ऑफ FDI इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा ये समझ आ गया कैसे बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मजदूर का जरूरत पड़ेगा सर कंपनीज आएंगे तो वहाँ पे वर्क करने कंपनी चलाने के लिए वर्कर्स का जरूरत पड़ेगा। अब इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी कैसे फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगा FDI आने पर सर यहाँ पे वो एक्सचेंज करेंगे अपने डॉलर को रुपए में यहाँ पे सेटअप है तो उसको प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा हाँ इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी यहाँ पर सेटअप लगाने के लिए सब प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा तो ये और डिफरेंट जो लेना पड़ेगा मतलब अंदर जो भी चीजें यूज होना है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीजें उन्हें खरीदने पड़ेंगे और जो कोई भी यहाँ पर वर्क करेगा तो उनको सैलरी देना पड़ेगा वो सब सारी चीजें तो स्टार्टिंग में ये क्या देगा अपने करेंसी का ही अपने कंट्री का ही करेंसी देगा जो उसके पास अवेलेबल होगा तो इससे क्या होगा हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी बढ़ेगा ये समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं अब उसके बाद क्या लिखा है मैंने डिक्रीज इन प्राइस ड्यू टू कंपटीशन क्या है फर्क दे सकते हैं अब या रहने दे सकते हैं सबको समझ आएगा डिक्रीज इन प्राइस प्राइस क्या होगा डिक्रीज होगा प्राइस कम होगा तो प्राइस कम कैसे होगा ये समझ आ रहा है प्राइस कम क्यों होगा क्योंकि दुकान का संख्या कंपनी मतलब दुकान समझे दुकान का संख्या बढ़ेगा और खरीदार का संख्या वही रहेगा तो या जितना तेजी से दुकान का संख्या बढ़ेगा उतना तेजी से खरीदार का संख्या नहीं बढ़ेगा तो सिंपल से क्या या सिंपल समझ ले खरीदार का संख्या कांस्टेंट खरीदार का संख्या में कोई परिवर्तन नहीं दुकान का संख्या बढ़ गया तो प्राइस क्या होगा डिक्रीज होगा या नहीं होगा डिक्रीज होगा ये सब अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा कस्टमर के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे अब इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये समझ आ रहा है प्रोडक्ट का क्वालिटी में कैसे इंक्रीमेंट होगा कंपटीशन ना पे तो अभी जैसे हम खराब भी क्वालिटी देंगे CYS में तब भी विद्यार्थी के पास ऑप्शन नहीं विद्यार्थी यहीं पर आकर के पढ़ेगा समझ आ रहा है क्योंकि रामगढ़ में दूसरा कोई है ही नहीं बट यदि यहाँ पर ALS आ जाए वाजीराम आ जाए दृष्टि आ जाए सब आ जाए तो उसके बाद अगर हम खराब क्वालिटी देंगे तो क्या विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ने आएगा बिल्कुल नहीं सर नहीं आएगा वहां पर पढ़ने जाएगा तो अच्छा क्वालिटी देगा
भीड़ का मोबिलाइजेशन उधर होगा। दिल्ली में भी सारा इंस्टीट्यूट थोड़ा अच्छा चलता है, यस सर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पर झाल बजाता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट जो है जो एक मिनिमम क्वालिटी को मेंटेन किए हुए सारा भीड़ उधर मोबिलाइज होता है। जैसे आप लोग देखोगे बाजीराम, दृष्टि, ये सब कुछ गिना चुना इंस्टीट्यूट में भीड़ मोबिलाइज होता है। अधिकांश बात है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहां पर भी घाटा में चल रहा है। तो ये समझ आ गया, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या है, इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी, ये समझ आ रहा है कैसे। अब सिंपल से दुकान का संख्या बढ़ेगा, एफडीआई आया मतलब दुकान का संख्या बढ़ा, दुकान का संख्या बढ़ेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट। पहले हम जो टेक्नोलॉजी का यूज करते थे उससे अब हम बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करने की कोशिश करेंगे। मान लो अभी मेरा ये प्रोजेक्टर हम यूज कर रहे हैं, उसमें हम कुछ और प्रोजेक्टर यूज करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा महंगा और ज्यादा बढ़िया, समझ आ रहा है। हर एक चीज हम और ज्यादा हाईटेक टाइप का करेंगे ताकि विद्यार्थी इधर आकर्षित हो। तो और एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, जहां से एफडीआई आएगा तो वहां से वो अपना टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आएगा। इस नजरिए से भी टेक्नोलॉजी में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। जैसे अब हम कहीं पर ब्रांच डालेंगे सीवाईएस का, तो जैसे मेरे पास जो फैकल्टी है, जैसे कुमार सर है, ओझा सर है, रब्बानी सर है और जो भी सर है, तो उसको लेकर के हम उस ब्रांच में भी जाएंगे। समझ आ रहा है, मतलब जो मेरे पास यहाँ है, जो रिसोर्सेस मेरे पास यहाँ है, वो रिसोर्सेस का अप्लाई सेकेंड ब्रांच में भी होगा, या जो टेक्नोलॉजी मेरे पास यहाँ है उस टेक्नोलॉजी का अप्लाई सेकेंड ब्रांच में भी होगा। ये सारे पॉइंट समझ आ गए, मेरिट ऑफ एफडीआई। कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट हेडिंग डाले, डिमेरिट्स ऑफ एफडीआई। अपने जैसे इस तरह का आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो अपना अंदाजा लगा लेना, यहाँ से पेज स्टार्ट, यहाँ से पेज लिमिट, तो हम यहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं वो अपना उसी हिसाब से आप लोग पहुंच रहा है। जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो समझ जाना ये लास्ट स्टेज के आगे सर नहीं बढ़ेगी। समझ आ रहा है? तो आपका ग्राफ वो सही सेट होगा, और ग्राफ टाइप का ही बनाए, वो दिमाग को क्या एक बार में से दिख जाएगा क्या क्या चीजें। अब इस इंफॉर्मेशन को ढेर सारा लैंग्वेज के अंदर छुपा देते तो आप लोग पढ़ते माइंड क्या होता है उसको कैच नहीं कर पाता सही से। तो लैंग्वेज का इस्तेमाल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कम करना है, और अगर उसी पर आप कहानी बनाने सीख के तो मेंस में भी आप लोग अच्छा लिख लेंगे। जैसे मेंस का तो मैंने इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्री और मेंस। तो मेंस वाला पार्ट में फिर हम अलग से बतलाएंगे। तो डीमेरिट ऑफ एफडीआई, तो डीमेरिट ऑफ एफडीआई क्या है, और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डीमेरिट क्या है। आप लोग देखते होंगे एफडीआई आता होगा तो जो सत्ता में होते होंगे वो एफडीआई को लाने का काम करता होगा, और जो विपक्ष होता होगा वो एफडीआई के अगेंस्ट में बात करता होगा। तो एफडीआई के अगेंस्ट में क्या बात करेगा, ये सब बात करेगा, इधर 2 चीजें लिखाएंगे। तो मैंने बताया कि कोई सा भी चीज सिर्फ अच्छा और सिर्फ बुरा नहीं होता है, हर एक चीज का पॉजिटिव पक्ष भी होता है और नेगेटिव पक्ष भी होता है। तो ये था इसका पॉजिटिव पहलू एफडीआई का। अब एफडीआई का नेगेटिव पहलू क्या है? सर अगर एफडीआई देश में आता है तो उस देश में जो कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। राइट। अब जैसे एफडीआई आएगा मतलब बाहर से, अब जैसे मान लो अभी क्या है, दिल्ली से आया सीवाईएस, अब दिल्ली से सीवाईएस नहीं आता तो आप लोग फिर कहाँ पर पढ़ने जाते हैं? जो यहाँ पर लोकल पे पढ़ाते हैं, वन मैन आर्मी टाइप का सारा सब्जेक्ट को पढ़ाते होंगे, वहां पर आप लोग पढ़ने जाते हैं, जो भी लेता 500,000 जितना भी मंथली लेता, फिर वहां पर जाकर के आप पढ़ाई करते। बट संस्थान जैसे दिल्ली से यहाँ आया सीवाईएस, तो फिर आप वहां ना जाकर के इधर आए, क्योंकि आपके मन में क्या है कि दिल्ली से संस्थान आया तो दिल्ली से फैकल्टी भी आएगा। समझ आ रहा है? तो अब सीवाईएस का यहाँ आने से क्या हुआ, यहाँ जो छोटे छोटे जो टीचर्स थे वो डैमेज हुए। समझ आ रहा है? तो उसी तरह से मान लो एफडीआई आता है कहीं से भी, कोई सा भी मान लो इंडस्ट्री सेट होता है या जो सा भी चीजें है, मान लो इंडस्ट्री सेट हुआ मतलब कि रामगढ़ में, तो रामगढ़ में जो छोटा छोटा था हाथ से बनाता था, या जैसे मान लो कपड़ा का ही एक इंडस्ट्री यहाँ पर सेट हुआ, अब कोई कपड़ा मान लो हाथ से बनाता था या कुछ और तरीके से बनाता था, जो भी छोटा मोटा वाला मशीन वाला तरीके से। तो अब क्या है, वो जो कपड़ा तैयार करेगा उसका लागत क्या हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा।
और जो बड़ा फैक्ट्री यहाँ पर खोला है उसमें एक साथ ढेर सारा प्रोडक्ट निकलेगा, इसका लागत क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो अब उसके बाद जो छोटा मशीन जिसके पास है वो क्या है, उतना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब जो बड़ा टेक्नोलॉजी, बड़ा वाला मशीन है वो ज्यादा मतलब क्वालिटी वाला प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर पाएगा। तब जब इससे छोटा वाला से ज्यादा क्वालिटी बड़ा वाला करेगा, छोटा वाला से ज्यादा सस्ता बड़ा वाला मशीन में पड़ेगा, तो छोटा वाला डैमेज होगा या नहीं होगा? मतलब जो भी कुटीर उद्योग है वो क्या है, डैमेज होगा एफडीआई आने से। तो इसे हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, आप लोग बतला लेंगे से एकदम 2-4 वर्ड में, 4-5 वर्ड में, 3-4 वर्ड में ऐसे। स्मॉल इंडस्ट्रीज गॉट अफेक्टेड। कुटीर उद्योगों का ह्रास, कुटीर उद्योगों का ह्रास। हाँ, और कोई मतलब इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 3-4 वर्ड में। हाथ से लिखेंगे। Small industries got affected by FDI. Small industry got affected. Sir, decrease in growth in small industries. Decrease in growth of small industries. और कोई? Decrease in sale of local industries, local market, Decrease in sales of local industries. local market. अब सिंपल सा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट उसका खराब होगा, प्राइस उसका ज्यादा होगा, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? डिमांड, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन डिमांड ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। यहां पर लिखे डिक्रीज in demand of product of local industries। और इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट बतलाएं? सर यहाँ बस फॉरेन कोई आता तो इंडिया का करेंसी भी वो भी ले तो जाएगा ना, वो भी ले जाएगा। हाँ? इंडियन करेंसी वो भी ले जाएगा ना। लॉन्ग टाइम में, अब देखिए शॉर्ट टाइम में क्या हो, फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व इंडिया का बढ़ेगा, बट लॉन्ग टाइम में इंडिया का मतलब लॉन्ग टाइम में क्या होगा, इंडिया का जो करेंसी है वो मतलब कंटिन्यूअसली उस कंट्री में जाएगा। जैसे ऐसे समझे कल मैंने क्या बतलाया था करेंसी को लेकर के, कल मैंने क्या बतलाया था? कि भारत गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन करेंसी ब्रिटेन में बहुत अधिक बढ़ गया। अब वो उस करेंसी का इस्तेमाल कर यहाँ का इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब में कब्जा करता चला गया। समझ आ रहा है? तो डिमेरिट्स ऑफ एफडीआई में क्या होगा, इंडिया का सॉवरेनिटी पर खतरा होगा। समझ आ रहा है? जो स्वयं प्रभुता है, स्वयं प्रभुता सॉवरेनिटी क्या होता है? सर कोई भी डिसीजन लेने के लिए सर वो सेल्फ इम्पावर्ड होता है सर, हम खुद का मालिक है। आप देखिए इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग टर्म
negative impact in sovereignty of India. और बताए और डिमेरिट्स ऑफ एफडीआई क्या है? ये सर लोक कल्याणकारी में कमी आएगी सर। लोक कल्याणकारी में कमी आएगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है सर, तो लोक कल्याण तो होगा ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोक कल्याण होगा। और कोई सर डिपेंड हो जाएंगे उस पर, हाँ? डिपेंड जैसे फिर अपना सामान में मतलब ध्यान ही नहीं देंगे, डिपेंड हो जाएंगे। और कोई इनके द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप हाँ? होती है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप। हस्तक्षेप। तो यहाँ का एनवायरनमेंट की वजह से हाँ? यहाँ के एनवायरनमेंट के तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ना। यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ प्रभावित होगा और अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी नहीं। अदर कंट्रीज में डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। राइट। अब देखिए, अब जैसे जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था क्या है, कुछ लिमिटेड कंपनीज के ये हाथों आ जाएगा। जैसे आप मान लो, जैसे एफडीआई में क्या होगा, जैसे अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस खुलेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ था बता रहे, जैसे पैरामाउंट का की स्थिति काफी बिगड़ गया है, लेकिन एक समय दिल्ली में मतलब पूरा जो वनडे एग्जाम है एसएससी रेलवे बैंकिंग का, सारा स्टूडेंट 90% स्टूडेंट लगभग पैरामाउंट ये में आ गया था, 10% ज्यादा इंस्टीट्यूट के पास था। दूसरा इंस्टीट्यूट ऐसा लग रहा था सब बैठ करके झाल बजा रहा है। तो इससे क्या हुआ, जैसे मल्टीपल ब्रांचेस पैरामाउंट को खुलता चला जा रहा था, बट अभी वो काफी नेगेटिव कंडीशन में आ गया है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, कुछ लिमिटेड कंपनीज के हाथों मतलब चला जाएगा, ये रहता है कुछ लिमिटेड कंपनीज। जैसे धीरे धीरे क्या होगा, मान लो सीवाईएस का यहाँ पर है, रांची में भी डाल दिया, हरियाणा में डाल दिया, और भी जगह डाल दिए। धीरे धीरे पूरा इंडिया में सीवाईएस का हम ब्रांचेस कर दिए। अब क्या है कि मेरे पास मतलब मेरे पास क्या रहेगा कि पैसा का मसल होगा, तो हम जितना छोटा छोटा रहेगा सबको मसलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, अब इसी तरह से कुछ और कंपनीज होगा, तो छोटा छोटा जब सारा साफ होता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ लिमिटेड कंपनीज के हैंड में क्या हो जाएगा, इकोनॉमी मतलब ये क्या होगा, कुछ लिमिटेड कंपनीज के हैंड में होगा, मतलब ये मोबाइल ये शिफ्ट करेगा। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, किंग मेकर सर। किंग मेकर तो मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल मतलब क्या है कि एक ही आदमी मतलब मल्टीपल जगह पर खेलेगा। अब मल्टीनेशनल जैसे नेशनल का मतलब अभी सीवाईएस नेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है। अब मान लो सीवाईएस का ब्रांच श्रीलंका में भी खुल जाए तो सीवाईएस मल्टीनेशनल कंपनी होगा या नेशनल कंपनी होगा? मल्टीनेशनल कंपनी। जब एक से अधिक कंट्रीज में होगा, अब मान लो मल्टीपल कंट्रीज में सीवाईएस चलेगा तो मालिक तो सीवाईएस का एक होगा, और मल्टीपल कंट्रीज में सीवाईएस नहीं चलेगा, डिफरेंट अलग अलग मतलब ब्रांड होगा। तो दैट मीन्स ये जो पहला वाला केस था और ये जो दूसरा वाला केस है, पहला वाला केस में क्या है, इकोनॉमी सिंगल व्यक्ति के हैंड में, दूसरा वाला केस में क्या है, इकोनॉमी मल्टीपल व्यक्ति के हैंड में। समझ आ रहा है? तो ऐसे लिखे कोडेड फॉर्म में सबसे पहले लिखे मल्टीनेशनल कंपनी। अब इसमें ऐसे करके मल्टीनेशनल कंपनी करके ऐसे करके एरो करके लिखे मल्टीनेशनल कंपनी, उसके बाद यहीं पर ऐसे एरो करके लिखे, ऐसे ड्रेस दे करके। इकोनॉमी in the hand of few people,
इकोनॉमी इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल। ये हमारा डिमेरिट्स ऑफ एफडीआई। तब एफडीआई का क्या होता है मेरिट, आप लोग को एफडीआई कैसा कंट्री के लिए खराब है और कैसा कंट्री के लिए अच्छा है, ये चीज भी जानना आप लोगों को जरूरी है। एफडीआई किस कंट्री के लिए खराब है और किस कंट्री के मतलब किस कंट्री में एफडीआई आएगा वो कंट्री के लिए एफडीआई अच्छा होगा, किस कंट्री में एफडीआई आएगा तो वो कंट्री के लिए एफडीआई खराब होगा। कहने का मतलब एफडीआई आएगा तो अच्छा खराब तो दोनों होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा होने के केस में एफडीआई को अच्छा माना जाता है और अच्छा के कंपैरिजन में ज्यादा खराब होने के केस में एफडीआई को क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। तो किस कंट्री के केस में एफडीआई खराब के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होगा और किस कंट्री के केस में एफडीआई अच्छा के कंपैरिजन में ज्यादा खराब होगा। डेवलपिंग में सर अच्छा होगा, मतलब ओवरऑल किस कंट्री के केस में एफडीआई अच्छा होगा और ओवरऑल किस कंट्री के केस में एफडीआई खराब होगा। सर जिस इकोनॉमी की स्टेबिलिटी सर ज्यादा है सर वहाँ एफडीआई सर वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा होगा सर। जिस इकोनॉमी का जिस कंट्री का इकोनॉमी स्टेबल है सर, यानी सर आपका सर जो इंटरनेट ट्रेड और कॉमर्स भी मजबूत स्थिति में, सिक्योरिटी में मजबूत स्थिति में है सर। जैसे कल आपने बोला था कि जो लास्ट टाइम जो धोखा खा चुका था, मतलब गुलामी का जो भी सर इशू था, जो डिमेरिट था, यदि उसको मजबूत हम कर लिए हैं, चाहे अपना जो लॉ है, यहाँ का सिक्योरिटी है, अपना शक्ति है, जो भी है सर, और इकोनॉमी स्टेबल कंडीशन में है, वहाँ के लिए सर एफडीआई बेनिफिट पोजीशन के लिए होगा सर। अब आप इसे जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, भारत जब गुलाम हुआ उसके पहले भी भारत में एफडीआई आया था, यस सर। ठीक है। भारत में आज भी 1991 में भी भारत में एफडीआई आया। 1991 में भारत में एफडीआई आया, 1991 में भारत में एफडीआई आया, तो वो एफडीआई भारत के लिए अच्छा था या खराब था? अच्छा था। और भारत गुलाम हुआ था उसके पहले भी एफडीआई आया था, उस समय एफडीआई भारत के लिए अच्छा था या खराब था? खराब था। तो उस समय एफडीआई खराब क्यों था और 1991 में एफडीआई अच्छा क्यों हुआ? उस समय हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी। उस समय क्या था कि भारत का इकोनॉमी क्या था, बहुत ही खराब कंडीशन में था और 1991 में भारत का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत खराब कंडीशन में था, बहुत हद तक अच्छा कंडीशन में था। तो अब जैसे देखें तो उस समय क्या था, तो भारत का गुलाम होने के पहले उस समय एफडीआई आया, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, एक समय के बाद यहाँ ब्रिटेन का इंडस्ट्री वगैरह लगने लगा। तो यहाँ का वेल्थ क्या है, सारा किधर की ओर जाने लगा, ब्रिटेन की ओर। क्योंकि यहाँ से क्या यहाँ का रॉ मटेरियल कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन, और वहां से फिनिश गुड बन करके कहाँ आने लगा, इंडिया। दैट मीन्स यहाँ का फिर वेल्थ कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन जाने लगा। समझ आ रहा है? तो अब मतलब इंडियन करेंसी कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन का करेंसी इंडिया नहीं आ रहा है। मतलब इंडिया का करेंसी बड़ा मात्रा में ब्रिटेन जा रहा है, ऐसे समझे। यहाँ मान लो यहाँ से रॉ मटेरियल गया ब्रिटेन, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी इंडिया को पे करना पड़ा होगा। हम मान लेते हैं कि चलो ब्रिटेन का करेंसी पे किया गया, ठीक है। यहाँ का रॉ मटेरियल गया ब्रिटेन और फिर ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड बन करके आया यहाँ, तो मान लो 10 रुपया का यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा गया और वही चीज आके के जब यहाँ बिका तो 100 रुपया में बिका, तो 90 रुपया एक्स्ट्रा गया ना यहाँ का करेंसी वहां। समझ आ रहा है? और एक समय के बाद क्या है कि जो कमाई हुआ, मान लो कमाई 90 रुपये हुआ, तो उसे फिर 10 रुपये में यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा, फिर गया 90 रुपये वहां, फिर उस पैसे 10 रुपये में यहाँ रॉ मटेरियल खरीदा, फिर गया वहां 90 रुपये गया। तो कंटिन्यूअस इंडियन करेंसी कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन। और ब्रिटेन का करेंसी यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। उस करेंसी से वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है इंडिया में। तो धीरे धीरे मतलब इंडिया का पॉलिटी पहले इकोनॉमी में कब्जा किया, फिर पॉलिटी में कब्जा किया और बाद में इंडिया में ही कब्जा कर लिया। समझ आ रहा है? तो बट 1991 में ये परिस्थिति भारत का नहीं रहा, क्योंकि 1991 में क्या हुआ, यहाँ से फॉरेन का करेंसी इंडिया आया, इंडिया का करेंसी फॉरेन गया। यहाँ पर दोनों चीजें हुआ। जब दोनों चीजें होगा तो देश क्या है, खतरा में नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, अपने देश से सिर्फ करेंसी, अपने देश का करेंसी दूसरा कंट्री में जाएगा और दूसरा कंट्री से करेंसी अपने कंट्री में नहीं आएगा, तब भारत खतरा में पड़ेगा। यदि इंडिया का करेंसी दूसरे देश में जा रहा है और दूसरे देश का भी करेंसी इंडिया में आ रहा है, तो भारत खतरा में नहीं पड़ेगा। अगर अगला इंडिया में कुछ भी करवा सकता है इंडिया की करेंसी से, तो इंडिया भी तो उस कंट्री में कुछ भी करवा सकता है उस कंट्री का करेंसी से। समझ आ रहा है?
तो 1991 में वो तो दैट मीन्स इकोनॉमी अगर किसी कंट्री का मजबूत कंडीशन में होगा तो उस कंट्री में अगर एफडीआई आएगा तो एफडीआई का क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम होगा। तो 1991 में पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम था। अब आगे कभी भी एफडीआई मतलब भारत के लिए मतलब ये क्या है कि हार्मफुल नहीं होना है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो उसमें भारत का इकोनॉमी क्या था, क्लोज था। क्योंकि कोई भी चीज जब कमजोर अवस्था में होता है तो उसे क्या होता है, सेफ्टी का जरूरत होता है। अब वही चीज जब मजबूत अवस्था में आ जाएगा तो उसे सेफ्टी का जरूरत उतना नहीं होता है। समझ आ रहा है? तो अब ये मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ एफडीआई ये हमारा हो गया, इसमें कोई दिक्कत होता है? अब इसके आगे क्या लिखा है मैंने? एफपीआई ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर फिर भी एक लिमिट से ज्यादा एफडीआई तो हार्मफुल ही होगा ना, एक लिमिट से ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा एफडीआई। 49% के आसपास कुछ है ना ऐसा, उससे ज्यादा हाँ, FDI इसमें हाँ एफडीआई में क्या होता है, जैसे देखें अब मान लो जैसे सेबी में जो भी कंपनी लिस्टेड है उसमें आप लोग देखेंगे कि जनरली गवर्नमेंट भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो 49% तक करती है। FDI जो डिसइन्वेस्टमेंट का मैंने पढ़ाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में मैंने दो चीजें बताया था, एक प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद एक डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में मैंने क्या बताया था, सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अप टू 100%, और डिसइन्वेस्टमेंट में मैंने क्या बताया था, सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बिलो 100%। बट अब इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ से। अब मान लो गवर्नमेंट कोई सा भी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, 100% सेल हो गया तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, बिलो 100% सेल हुआ तो वो प्राइवेटाइजेशन भी उसको कर सकते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, 49% तक डिसइन्वेस्टमेंट करती है इन जनरल। 49% से ज्यादा मतलब बहुत सारी चीजों में 100% तक भी करती है, 99% तक भी करती है। लेकिन जहां गवर्नमेंट अपना डोमिनेंस को बनाए रखना चाहती है वहां पर गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना तक डिसइन्वेस्टमेंट करती है, 49% तक, 51% शेयर अपने पास रखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका 50% से अधिक आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, 51% या उससे अधिक डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका मतलब आपके पास से डिसीजन मेकिंग पावर किसी और के पास चला जाएगा। सपोज अब इसी वजह से यहाँ पर है, अगर मान लो मेजर शेयर मेरे पास रहेगा तो शिव आईएएस में जो मेरा डोमिनेंस बना रहेगा, अगर ये सेबी में लिस्टेड है तो, बट मेरा शेयर जैसे माइनर हो जाएगा और किसी और का शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर